हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जीएस श्रृंखला बात किया जा रहा है और जीके जीएस श्रृंखला में हम लोग इतिहास पर बात किया जा रहा है। और इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ, जैसे कि पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था भारत में ईरानियों के द्वारा किया गया था, फिर उसके बाद यूनानियों के द्वारा किया गया सिकंदर का आक्रमण हुआ। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद जो आक्रमण होते हैं मौर्योत्तर काल के बाद होते हैं हिंद इंडो ग्रीक आक्रमणकारी, यानी कि हिंद यवन हिंद यूनानी शासक उनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग इंडो ग्रीक राज्यों के बारे में बात किया जाएगा जो भारत में आए, यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में इंडो ग्रीक शासक आए वो तो विदेशी थे, और भारत में जो उन लोगों ने कार्य किया वो बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो उल्लेखनीय कार्य है उससे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा बनाए जाते हैं और सदैव बनाए जाएंगे। ये सारी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न स्टेट फॉरवर्ड बनते हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ देखिए कि भारत में इंडो ग्रीक राज्य, ठीक है, यानी कि हिंद यवन हिंद यूनानी शासकों के बारे में बात करेंगे। पहला जो शासक है डिमेट्रियस प्रथम। ठीक है, डिमेट्रियस प्रथम जो है भारत में आक्रमण करता है कब? 183 ईसा पूर्व में। 183 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है। और उसका सेनापति जो था अपोलोड्स और मिनांडर। अपोलोड्स और मिनांडर जो हैं डिमेट्रियस प्रथम के सेनापति थे। और यहाँ पर हमने इसलिए इसको बताया कि जो मिनांडर है, ठीक है, मिनांडर है, इसका जो महत्व भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डिमेट्रियस ने जो राजधानी बनाई वो सियालकोट को बनाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, सियालकोट को राजधानी बनाई और यहाँ पर उसने राजधानी बनाई और यहाँ पर उपाधियों को धारण किया, धर्महित, अजय और इंडोरम। ठीक है, धर्महित, अजय और इंडोरम नामक उपाधियों को धारण करता है कौन? डिमेट्रियस प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये इंडो ग्रीक शासक है और इसलिए इसकी उपाधियाँ जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उपाधियों से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो उपाधियों से प्रश्न बन जाते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन किसकी उपाधि है। जैसे विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है, पूरे भारतीय इतिहास में 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो विक्रमी संवत चलता है 58 ईस्वी का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 58 ईस्वी का जो विक्रमी संवत चलता है वो भारत में मान्य है। और फिर उसके बाद शक संवत जो है भारत सरकार के द्वारा अपनाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई और धर्महित, अजय और इंडोरम नामक उपाधियों को धारण किया। फिर इसका देखिए कि मिनांडर उसका उत्तराधिकारी होता है और मिनांडर को एशिया का संरक्षक माना जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एशिया का संरक्षक किससे माना गया है? वो मिनांडर है। और मिनांडर का यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अभिलेख मिलता है, इलाहाबाद से अभिलेख मिलता है, रे नामक जगह से, रे नामक स्थान से मिनांडर का एक अभिलेख मिलता है। और उससे पता चलता है कि एशिया का संरक्षक मिनांडर को बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक लेखन है, एक पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी पुस्तक है, इसमें क्या बातें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध विद्वान है ये। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध भिक्षु। ठीक है, बौद्ध भिक्षु और मिनांडर। ठीक है, मिनांडर राजा है, नागसेन वहाँ का बौद्ध भिक्षु है, उनके बीच जो संवाद है, जो वार्तालाप है, वो मिलिंद पन्हो में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर के वार्तालापों का उल्लेख मिलता है। और नागसेन के प्रभाव से ही दीक्षा लेकर, ठीक है, नागसेन से दीक्षा लेकर मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। नागसेन से दीक्षा लेकर मिनांडर जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि दीक्षा और शिक्षा, ठीक है, दीक्षा और शिक्षा में अंतर होता है और यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखिएगा कि आप लोग कमेंट करेंगे या सुझाव देंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए, सुझाव दिए, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि लेक्चर कैसा लगता है, जो बातें होती हैं वो किस प्रकार से अच्छा लगता है, कि क्या चीज़ें कमियां जो है, फिर उसके बाद जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको बताइए, जो कमियां हैं उसको बताइए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मिलिंद पन्हो में नागसेन व मिनांडर के वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए कि जो भारत में संस्कृति निकली, संस्कृत की संस्कृतियाँ जो हैं, ठीक है, संस्कृत
या संस्कृति मान लीजिए, तो जो भारत में संस्कृतियाँ उत्पन्न हुई वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ यवनिका। ठीक है, यवनिका जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्दा होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये शब्द जो है यूनानियों से लिया गया है। ठीक है, यूनानियों से लिया गया है। ठीक है, यवनिका शब्द जो है यूनानियों से लिया गया, भारत में प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्दा। ठीक है, नाटकों में प्रयोग किया जाता है। आप देखें नाटक वाटक देखे होंगे तो वहाँ पर जो पर्दों का जो लाया जाता है वहाँ पर हटाया जाता है, वो पर्दा जो प्रयोग होता है उसका शब्द है यवनिका। कहाँ से लिया गया है? यूनानियों से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नाटकों में जो प्रयुक्त शब्द यवनिका है वो पर्दा से लिया गया है और यूनानियों का शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो यूनानी शासक है, दूसरी बार जो आक्रमण हुआ सिकंदर के बाद जो आक्रमण हुआ, मौर्योत्तर काल में जो आक्रमण हुआ वो यूनानियों के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद शक, कुषाण और पहलव, ये 3 शासक जो है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आगे के जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में बात किया जाए। शक के बारे में बात करें तो जो शक शासक हैं ये देखेंगे कि मध्य एशिया की जनजाति थी, मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थी। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लीजिए खानाबदोश जनजाति हो गई, घूमने वाली जो जनजातियाँ हो गई, ये लोग क्या करते थे कि वहाँ से चलते थे और रास्तों में जितनी भी चीज़ें आती थी उनको नष्ट विनष्ट करते हुए वो भारत में प्रवेश किए। ठीक है, तो मध्य एशिया से थे तो जाहिर सी बात है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों से ही प्रवेश करेंगे, यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र होगा, बोलन दर्रा हो गया, खैबर दर्रा हो गया, वहाँ से ही ये शक लोग आएंगे। और शकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है देखेंगे कि गुजरात की एक शाखा है, कार्दमक शाखा शायद नाम है उसका। कार्दमक शाखा का जो शासक है रुद्रदामन, इसी के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि शक शासक रुद्रदामन का जो अभिलेख मिलता है गिरनार पर्वत पर अभिलेख मिलता है। ठीक है, गिरनार पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गिरनार पर्वत पर अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का है, ये 150 ईस्वी का है। ठीक है, 150 ईस्वी का ये लगभग में 130 से 150 ईस्वी में ही ये लगभग में बैठता है, 120-30 के लगभग में बैठता है। सन हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं क्योंकि सन जो है महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल में सन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए हम सन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, सन कब महत्वपूर्ण है? मध्यकालीन भारत में जब हम लोग धीरे धीरे पहुंचा जाएगा। अभी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 1 हफ्ते लगेंगे, मध्यकालीन भारत में हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर टच कर जाएंगे, यानी कि पहुँचने ही वाले होंगे 1 हफ्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 150 ईस्वी का गिरनार पर्वत जूनागढ़ का जो अभिलेख है रुद्रदामन का मिलता है। यह शकों के कार्दमक शाखा का शासक था, शकों के कार्दमक शाखा। ठीक है, कार्दमक शाखा का यह शासक था। यह गुजरात में राज्य किया, बहुत ही प्रतापी शासक है। और एक विस्तृत अभिलेख जो मिलता है जूनागढ़ का अभिलेख, संस्कृत का बहुत ही विस्तृत और बड़ा अभिलेख है। ठीक है, ये पहला शासक है, प्रमाणित जो अभिलेख है संस्कृत का जूनागढ़ का अभिलेख है। और ऐसा माना जाता है कि जो रुद्रदामन है, यहाँ पर ये देखिए कि ये भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, क्योंकि गिरनार पर्वत जो यहाँ पर जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है, यहाँ पर सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पर निर्माण हुआ था। और इसका जो निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री है पुष्यगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री है पुष्यगुप्त ने गिरनार पर्वत पर वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और यहाँ पर जो रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ के अभिलेख में उस झील के निर्माण की बातें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अशोक के बारे में भी देखने को मिलता है गिरनार पर्वत जूनागढ़ के अभिलेख में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रुद्रदामन जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जो शकों का शासक है। और यहाँ पर गुजरात वाले क्षेत्र में यह शासन करता था। और गिरनार पर्वत जूनागढ़ का अभिलेख यहाँ पर मिलता है। और फिर इसके बाद देखिए कि शकों का जो अंतिम शासक है वो रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर गुप्त वंश के शासकों ने हराया, चंद्रगुप्त प्रथम हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यहाँ पर इसको हराया शकों को। और भारत में जो शकों का उन्मूलन किया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ पर किया गया था। शकों का उन्मूलन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय मान लीजिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, जो सबसे फेमस जो उपाधि है विक्रमादित्य की, और जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त ने द्वितीय ने वहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों के उन्मूलन के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शक मान लीजिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में थे, तो वहाँ से उसको
भारत से खदेड़ने का जो विवरण प्राप्त होता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त वंश के शासकों ने पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद शक शासक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय के बारे में। शक शासकों का भारतीय गवर्नर क्षत्रप कहा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि शक शासकों को क्षत्रप भारत में बोला गया, जैसे कि क्षत्रप रुद्रदामन, क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो शकों के बारे में इतनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 2 ही 3-4 बातें हैं कि महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा, क्योंकि रुद्रदामन से प्रश्न बन जाते हैं। रुद्रदामन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखिए कि पार्थियन पहला शासकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए जाते, बहुत रेयर में एक आध प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और इसी में आप देखेंगे 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर गोंडो फर्निच के बारे में ही पूछता है कि गोंडो फर्निच किस वंश का शासक था। वो पहला वंश के शासक था, और इसका जो अभिलेख, इसका जो उल्लेख मिलता है तख्ते बही अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब भारत में जो पहला शासक था पहला वंश का, वो उसका नाम था माउस। ठीक है, तो माउस था। और एक महत्वपूर्ण बात है गोंडो फर्निच के शासनकाल में, कि गोंडो फर्निच के शासनकाल में देखेंगे कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत में आया। ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण बात है गोंडो फर्निच के बारे में। और एक प्रश्न ये बनता है कि गोंडो फर्निच जो है किस वंश का शासक है। वो पहला वंश का शासक है, और इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ पर सेंट थॉमस जो है भारत आए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसको हमेशा इंपॉर्टेंट लगा कर लिखिएगा कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचार किसके शासनकाल में आए। तो वहाँ पर सेंट थॉमस थे, वो कब आए थे? गोंडो फर्निच के शासनकाल में, पहला वंश के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि जो पहला वंश के शासक थे वो मूलतः जो थे सिस्तान और अराकोसिया, यानी कि ये भी मध्य एशिया से ही लगभग में थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद कुषाण वंश, सबसे महत्वपूर्ण वंश है कुषाण वंश, और इसमें जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला सोना का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का, चौथी बौद्ध संगति, ये सारे का सारे जो है कुषाण वंश से संबंधित है। और कुषाण वंश में आप देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में 9 रत्न देखने को मिलते हैं, 9 मंत्रिमंडल इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कनिष्क है वहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कुषाण वंश में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कुषाण वंश जो है यूची कबीला, ठीक है, ये यूची कबीला जो है चीन के अक्साई चीन वाले क्षेत्र में था। ठीक है, अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है वहाँ से एक जब बर्बर जनजाति आती है कुषाण वंश, कुषाण जो थे यूची कबीले से संबंधित थे। ठीक है, चीन के यूची कबीले, यानी कि अक्साई चीन क्षेत्र जो है वहाँ से ये संबंधित थे। फिर देखिए कि जो प्रथम शासक है, यानी कि जो स्थापना किया वो कटफिसेस था। इसका नाम कहीं कहीं आप देखेंगे कि कुजूल कटफिसेस भी मिलता है। ठीक है, कुजूल कटफिसेस, और ज़्यादातर कटफिसेस ही माना जाता है। ठीक है, तो कुजूल कहीं कहीं कुजूल कटफिसेस मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला शासक था कटफिसेस ने वहाँ पर स्थापना किया, और उसने युवांग, ठीक है, युवांग और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, युवांग और महाराजा धीराज, यानी कि यहीं से देखेंगे कि जो उपाधियों का, महाराजा धीराज की उपाधि का प्रचलन देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, फिर इसके बाद देखेंगे कि नागार्जुन भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, शैव धर्म का जो प्रभाव देखने को मिलता है। और यहीं पर देखेंगे कि जो वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में हमने आप लोगों को भेद बताया था कि जिसके शासनकाल में जो साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पहुँच जाए, अपने चरम पर पहुँच जाए, तो उसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई धर्म से संबंधित हो या किसी समाज से संबंधित हो। और जो संस्थापक है, यानी कि जिसने स्थापना नींव डाल दी। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ मिलती है, जैसे कि जैन धर्म हो गया। जैन धर्म का संस्थापक जो है वहाँ पर ऋषभदेव हैं, पहले जो तीर्थंकर हैं। फिर इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि गुप्त वंश में भी है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, और जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से शासकों के बारे में बात समझिएगा। जो पहला शासक है उसने नींव डाल दी किसी साम्राज्य की, और उसके कालांतर में उस साम्राज्य में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपने चरमोत्कर्ष पर जब साम्राज्य पहुँचा, तो वहाँ पर जो शासक होगा वो वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। और इसीलिए हम देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो है विम कटफिसेस,
ठीक है। कुजुल कटफिसेस का जो उत्तराधिकारी हुआ विम कटफिसेस, यह शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो यह वास्तविक संस्थापक है कुषाण वंश का भारत में। फिर इसके बाद देखिए कि इसके सिक्कों पर शिव के चित्र, नंदी के चित्र और त्रिशूल के चित्र का अंकन मिलता है। तो ये सोचिए कि जो भारत से बाहर से विदेशी आ रहे हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया, भारतीय धर्म को अपनाया और उसको लेकर वो आगे बढ़े। ये बहुत ही बड़ी बात है कि विदेशी भारत से बाहर के लोग आकर भारत में बसे और उन्होंने भारतीय धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो वास्तविक संस्थापक विम कटफिसेस है वो शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का उपासक था और उसने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्रों का अंकन किया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि विम कटफिसेस ही जो है जो भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के चलाए, यानी कि सोने के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम शासक जो है सोने के सिक्के चलाए, सर्वप्रथम शासक विम कटफिसेस जो है पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए कि सोने के सिक्के भारत में चल रहे हैं, सोने के, यह सोचने वाली बात है। और कौन शासक है? विदेशी शासक है जो भारत में आकर भारतीय चीज़ों को अपनाकर अब स्वर्ण सिक्के चला रहा है, सोने के सिक्के चला रहे हैं। और कनिष्क के शासनकाल में, इसके बाद देखिए कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण शासक। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में देखेंगे कि इसने 78 ईस्वी का शक संवत चलाया। ठीक है, कनिष्क का शासन 78 ईस्वी का शक संवत, ठीक है, शक संवत चलाया और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी होती है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चौथी बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध धर्म जब बताया जाता है, बौद्ध संगतियों के बारे में बात किया जाता है, उसमें बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं। तो वहाँ पर आप लोग जाइए, वहाँ पर उसको देखिए और वहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर देखिए कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति है जो बिहार के बाहर हुई। बाकी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, बाकी 3 बौद्ध संगति जो है बिहार में ही हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर के कुंडल वन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और कनिष्क के शासनकाल में ही 78 ईस्वी का शक संवत चलाता है। और यहाँ पर देखिए कि कनिष्क के शासनकाल में बहुत अपन नवरत्न रहते थे। तो वहाँ पर देखिए कि एक आयुर्वेदा आचार्य जो है, आयुर्वेद के आचार्य जो हैं चरक जो हैं वहाँ पर कनिष्क के राज दरबार में थे, आयुर्वेद के आचार्य हैं। और चरक संहिता एक इनकी पुस्तक है, वहाँ पर देखेंगे कि बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा खंड है, सबसे बड़ी पुस्तक उसको मानी जाती है चरक संहिता। और उसमें देखेंगे कि इतनी औषधियों के बारे में बात की गई है, इतनी औषधियाँ, हर एक चीज़ के, हर एक डिजीज़ यानी कि हर एक रोग के बारे में वहाँ पर बात किया जा रहा है। तो सोचिए कि प्राचीन काल में भारत कितना साधन संपन्न था कि वहाँ पर आयुर्वेद के सारी चीज़ों के वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कि महाविभाषा सूत्र, वसुमित्र का महाविभाषा सूत्र यहाँ इसी के शासनकाल में लिखा गया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी बोला जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी बोला जाता है महाविभाषा सूत्र को, जिसकी रचना वसुमित्र ने किया। वो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हैं। इसके बाद बुद्ध चरित, यहाँ पर बुद्ध चरित के बारे में बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी रचना अश्वघोष ने किया था और इसको बौद्धों का रामायण बोला जाता है। बौद्धों का रामायण किसे बोला जाता है? बुद्ध चरित को बोला जाता है। और किसने रचना की? वहाँ पर अश्वघोष ने रचना की। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसका देखिए कि माध्यमिक सूत्र की जो रचना किया गया था नागार्जुन के द्वारा किया गया था। ये भी आप देखेंगे कि भारत का आइंस्टीन इनको बोला गया है। सापेक्षता का सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचिए कि जो आइंस्टीन जो बोला आधुनिक युग में किया, जो नागार्जुन है वो 1000 साल पहले ही कर चुके हैं सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिद्धांत जो है, ठीक है। और माध्यमिक सूत्र की जो रचना किया गया था नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नागार्जुन को आइंस्टीन बोला गया, भारत का आइंस्टीन। ये सोचने वाली बात है कि जो विदेशी हैं, विदेशियों की जो कल्पना है भारतीयों से जोड़ा जाता है, जबकि भारतीयों का कल्पना जो है, संकल्पना जो है विदेशियों से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कालिदास को मैकियावेली बोला जाता है। ठीक है, तो सोचिए कि कालिदास कब है, मैकियावेली कब है। ठीक है, ये सोचिए कि अश्वघोष कब है और आइंस्टीन कब है। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात, भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिले थे, विदेशियों ने उसको आधुनिक युग में उसको सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में दिया था, उसको आधुनिक युग में आइंस्टीन ने वहाँ पर वो सिद्ध किया। और उसके एवज में भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। जबकि
जो विदेशियों का आइंस्टीन है वहाँ पर उसको नागार्जुन की उपाधि देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है, जैसे समुद्रगुप्त हो गया, उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। सोचिए कि समुद्रगुप्त कब है और यहाँ पर नेपोलियन कब है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। तो ये सारी बातें भारतीयों को गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृतियों पर, अपने शासक वर्गों के ऊपर। ठीक है, उन लोगों ने किस प्रकार से कार्य किए और यहाँ पर विदेशियों ने आकर भी भारत में कितनी बड़ी चीज़ें की, कितने बड़े कार्य किए। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझने वाली बातें। इसमें देखिए कनिष्क ने एक विचित्र शासन पढ़ा लेंगे, द्वैध शासन। ठीक है, तो द्वैध शासन का जो प्रमाण मिलता है भारत में कनिष्क के शासनकाल में मिलता है। फिर रेशम मार्ग पर नियंत्रण, प्राचीन काल में रेशम का मार्ग का निर्माण किया जो चीन से होते हुए मध्य एशिया यूरोप तक जाता था। तो उस पर जो नियंत्रण रखा जाता था वो कुषाणों के द्वारा, कनिष्क के द्वारा वहाँ पर नियंत्रण रखा जाता था। फिर उसके बाद देखिए कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली, मथुरा शैली का भी विकास होता है। ठीक है, तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास होता है। और भारत में जो पहली मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि भारत में जो पहली मूर्ति बनाई गई थी वो किसकी बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध की। ठीक है, भारत में पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी। ठीक है, बुद्ध की। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है और भारत में पहली मूर्ति ही महात्मा बुद्ध की बनाई जाती है। ये मूर्ति किससे संबंधित थी? महायान शाखा से। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित थी और कनिष्क जो है महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा का अनुयायी जो है बौद्ध धर्म के कनिष्क संबंधित है। और महायान और हीनयान का जो पूर्ण रूप से विभाजन हुआ कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति में होता है। ये सोचने वाली बात है कि जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी की ही मूर्ति पहली बार भारत में बनाई जाती है। ठीक है, और किस शैली में बनाई जाती है? यहाँ पर देखेंगे कि दो शैलियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कनिष्क शासनकाल में, गांधार शैली और मथुरा शैली। और मथुरा शैली में आप देखेंगे कि मूर्तियाँ जो हैं, जो उसकी बनावट है वो बहुत ही अति सुंदर बनाई जाती है और गांधार शैली में उतना अच्छा नहीं देखा जाता है। और इसीलिए कनिष्क ने मथुरा शैली में अपनी मूर्ति बनवाई। ठीक है, अपनी मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनवाई थी कनिष्क ने, और माता बुद्ध की मूर्ति जो है गांधार शैली में बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कनिष्क ने किस प्रकार से कार्य किया था और कनिष्क जो है महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं इंडो ग्रीक शासकों के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं और यहाँ से पढ़िए, समझिए, नोट डाउन करते हुए नोट्स बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन का सफलता की जो पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही मानी जाती है। और अपने कमेंट करते रहिए, कमेंट जरूर करिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए कि कैसा लगा, क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या जो वहाँ पर अच्छी नहीं थी, कोई चीज़ त्रुटि हो गई है, कोई भूल गया, कोई चीज़ भूल गई है या कोई चीज़ वहाँ पर स्लिप कर गया है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर एक लेक्चर देखिए और वहाँ पर उसको कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से थी। ये सारी चीज़ें आप जब बताएंगे तो वहाँ पर उसको संशोधित करके और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़कर उसमें बताई जाएंगी। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।